गलतियाँ कौन नहीं करता, जैसे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग भूल जाना, अपनी टीचर को गलती से मॉम कह देना, या 11 मिलियन सब्सक्राइबर वाले अपने चैनल पर कोई मजेदार वीडियो के बजाय गलती से अपना योगा वीडियो अपलोड कर देना। ऐसी गलतियाँ कितना भी शर्मिंदा करने वाली होती हैं, पर उनका अंजाम काफी बार भयानक भी होता है। वहीं कुछ गलतियाँ इसके ठीक उलट होती हैं, जैसे सिर्फ एक स्विच दबाना भूल जाने से पूरे के पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई, या महज एक बोल्ट टाइट न होने की वजह से कोई बड़ा हादसा हो गया। सो अपनी इन छोटी गलतियों पर कभी पछताइएगा, ठीक है, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी मामूली गलतियां जिनके अंजाम बड़े भयानक हो सकते हैं। शहर में दंगा करवा दिया। बिजली आना सभी को खराब लगता है, ना टीवी चलता है ना इंटरनेट, और घंटों तक अंधेरे में रहना पड़ता है। लाइट जाने से थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी ब्लैकआउट घटना के मुकाबले कुछ भी नहीं है। 13 जुलाई 1970 वाले दिन आसमानी बिजली के एक के बाद एक 3 झटकों ने न्यूयॉर्क के एक कॉन एडिसन पावर हाउस को ठप कर दिया, जिससे पूरा का पूरा न्यूयॉर्क शहर और वेस्टचेस्टर काउंटी घुप अंधेरे में डूब गया। ऑपरेटर के पास गड़बड़ी ठीक करने का प्लांट फिर से चालू करने के लिए 15 मिनट का टाइम था। इतना टाइम तो काफी है ना। प्लांट को फिर से चालू करने के लिए ऑपरेटर को कई स्विच दबाने थे, वो भी एकदम सही क्रम में। पर शायद उस दिन न्यूयॉर्क वालों की किस्मत खराब थी, क्योंकि ऑपरेटर ने वो बटन दबाने में गलती कर दी। वो एक बटन दबाना भूल गया, जिसके चलते पूरे न्यूयॉर्क को 25 घंटों तक बिना बिजली के रहना पड़ा। वैसे तो न्यूयॉर्क के लोग बहुत ही शांत और मिलनसार नेचर के होते हैं। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। देखते देखते शहर में अब तक का सबसे बड़ा दंगा शुरू हो गया। दुकानों को लूटा जाने लगा, पब्लिक प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ होने लगी और सैकड़ों कारों को जला दिया गया। यानी पूरा शहर अस्त व्यस्त हो चुका था। उस दिन कुल मिलाकर आगजनी की 1000 और दुकान की लूटपाट की 1600 घटनाएं हुई, जिनके चलते 3700 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक अंदाज के मुताबिक महज एक बटन न दबने के चलते शहर को कुल $30 करोड़ का नुकसान हुआ। वैसे इस घटना का एक और नतीजा ये हुआ कि जिसके किसी को उम्मीद भी नहीं थी, वो है हिप हॉप म्यूजिक का जन्म। प्रोफेशनल म्यूजिक प्लेयर और मिक्सर जैसे उपकरण उस वक्त बहुत महंगे हुआ करते थे, जिन्हें हर कोई नहीं खरीद पाता था। जब ये सामान दुकानों से लूट लिए गए, पुलिस उन्हें बरामद करने के लिए पूरी तरह से जुट गई। सो इन्हें चुराने वालों ने सभी सामान औने पौने दामों पर बेच डाले। खरीदने वालों में ज्यादातर न्यूयॉर्क के गरीब लोग थे, जो नॉर्मल दामों पर ऐसे गैजेट्स कभी नहीं खरीद सकते थे। न्यूयॉर्क के संगीतकारों की पूरी एक नई पीढ़ी के पास अब अपना पसंदीदा म्यूजिक बनाने के लिए जरूरी सामान मौजूद था, और महज कुछ ही सालों में हिप हॉप न्यूयॉर्क शहर के कुछ गली मोहल्ले से निकलकर पूरे के पूरे अमेरिका में फैल गया। उस दिन अगर वो ऑपरेटर कोई दूसरा बटन दबा देता, तो क्या पता आज मेरा टेक्नो कॉन्क्रीट म्यूजिक का सपना सच हो गया होता। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो उस ब्लैकआउट की बदौलत ही हमें रन डीएमसी बैंड मिल पाया। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और ऐसे मजेदार कंटेंट के लिए अपडेटेड रहने के लिए नीचे मौजूद लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टी ने किया जंगल राख। आजकल पेरेंट्स अपना बच्चा पैदा होने से पहले मित्रों को उसका जेंडर बताने के लिए एक पार्टी रखते हैं, पर क्या उनके अलावा किसी और को इस बात से जरा भी मतलब होता है? ऐसा तो नहीं है कि अगर वो बच्चा लड़की निकला तो कोई उनसे दोस्ती रखना बंद कर देगा। ऐसी पार्टी भले बेतुकी होती है, पर वो खतरनाक नहीं होती। कम से कम 5 सितंबर 2020 तक तो नहीं होती थी, जब एंजेला और रेफ्यूजियो हिमेनेज ने अपनी पार्टी में कुछ अलग करने की ठानी। उन्होंने एल डोराडो कैलिफोर्निया में अपने घर के पास वाले जंगल में एक पार्टी रखी और उसे थोड़ा हटका बनाने के लिए आतिशबाजी इस्तेमाल करने का फैसला किया। पर शायद मियाँ बीवी दोनों ही दिमाग से पैदल थे, क्योंकि सूखी पत्तियों से भरे जंगल में पटाखे कौन छोड़ता है भाई। वो भी तब जब साल 2020 का सितंबर पिछले कुछ सालों के मुकाबले 20 डिग्री ज्यादा गर्म था। तभी एक पटाखा गलत जगह जाकर गिर गया, जिससे एक सूखी डाली में आग लग गई, और फिर उस डाल से तीसरी डाल में, फिर तीसरी से देखते देखते पूरा जंगल धुंधु करके जलने लगा। आग की तेज लपटें फैलने लगी और जल्दी आसपास मौजूद मकानों और इमारतों में लपटें उठने लगी। बेहद गर्म और शुष्क मौसम के चलते आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था, जो पूरे 23 दिनों तक लगातार जलती रही। इस दौरान लोगों को अपने घर खाली करने पड़े, सड़कें बंद करनी पड़ी और दुकानों में शटर गिरा दिए गए। पूरी तरह से खत्म होते इस आग ने 30,000 एकड़ जंगल समेत 15 दुकानों और 5 मकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, और एक फायर फाइटर को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस भीषण आग के चलते कुल $4 करोड़ का नुकसान हुआ, और उस बेवकूफ कपल के खिलाफ 30 अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं उस बच्चे के पैदा होने पर उसका नाम और लिंग पूरी तरह से गुप्त रखा गया। मैं तो कहूँगा कि अगर वो लड़का, उसका नाम बर्नी रख देना चाहिए, है ना। यकीन नहीं होता ना कि पटाखे जैसी मामूली चीज इतना भारी भरकम नुकसान कर सकती है, लेकिन अगर वो पूरे के पूरे जंगल को राख ना करे तो भी काफी खतरनाक हो सकता है। यकीन नहीं होता। ये देखिए, यह नज़ारा भी एक बहुत ही छोटी सी गलती का नतीजा है। सीस डेनमार्क में स्थित पटाखे की एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक शख्स पटाखों से भरा एक डब्बा लेकर गिर पड़ा। जब गिरने से झटका लगा तो डब्बे के सभी पटाखे इधर उधर उड़ने लगे, जिससे दूसरे पटाखों में आग लग गई और ये तबाही का मंजर खड़ा हो गया। इस भयानक हादसे में करीब 2100 मकान क्षतिग्रस्त हुए, जिनमें से 176 तो पूरी तरह से तबाह हो गए थे। 2000 लोगों को बेघर होना पड़ा, दर्जनों घायल हुए और करीब 10 करोड़ यूरो की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बहुत सावधानी बरतूंगा और माइक्रोवेव जैसी सेफ जगहों पर पटाखे दाग दूंगा, ठीक है। नींद पड़ी भारी।
मुझे जासूस बहुत पसंद है। फ़िल्मों में हैंडसम दिखते हैं और तरह-तरह की कूल जैकेट्स लेकर के निकलते हैं, पर हकीकत में ये जासूस लोग इतने परफेक्ट नहीं होते। ये हेनरिक एल्बर्ट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका में मौजूद जर्मन जासूसों का तनख्वाह बाँटने का काम करता था। उन्हें सुनिश्चित करना होता था कि सभी जासूसों को टाइम पे पैसे मिल जाएँ और मिशन पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें और डॉक्यूमेंट वगैरह उनके पास पहुँचते रहें। यानी कुल मिलाकर उनका काम बहुत ही ज़िम्मेदारी वाला था। साल 1915 तक अमेरिका लड़ाई में सीधे-सीधे तो शामिल नहीं था, लेकिन हथियार और साजो-सामान देकर अपने यूरोपियन दोस्तों की मदद कर रहा था। जर्मनी को ये बात पसंद नहीं आई और जर्मन जासूसों का एक नेटवर्क अमेरिका में फैला दिया गया, जो कि फैक्ट्रीज को नुकसान पहुंचाता था, अधिकारियों को पैसे देकर खरीदता और तरह-तरह की नई समस्याएं खड़ी करता। एक दिन एल्बर्ट न्यूयॉर्क के हार्लेम स्टेशन से ट्रेन पर सवार हुए और बैठने की कुछ देर के बाद उन्हें झपकी आ गई। माना कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ इस तरह की झपकियां आना आम बात है, लेकिन कोई ट्रेन पर कैसे सो सकता है भाई, वो भी सभी जासूसों के नाम और पते से भरा हुआ एक बैग अपने बगल में रखकर। जब एल्बर्ट का स्टेशन आया तो ट्रेन से उतर गया, पर तभी उनको ध्यान आया कि बैग तो उनके पास है नहीं। वो बेतहाशा भागते हुए अपनी सीट पर वापस गए, लेकिन बैग कहीं नजर नहीं आ रहा था। एल्बर्ट का पीछा कर रहे अमेरिकी जासूसों ने पहले ही उसको उठा लिया। एल्बर्ट बुरी तरह डर गया और इवनिंग टेलीग्राफ अखबार में बैग लौटाने वालों को $20 का इनाम देने का एक ऐड छपाया गया। पर अमेरिकी सरकार पैसों की इतनी भूखी भी नहीं थी। अब अमेरिका के पास देश में हो रही जर्मन जासूसों का पुख्ता सबूत था, जिसके आधार पर सभी जर्मन राजनयिकों को अमेरिका से निकाल दिया गया। अमेरिका में बचे जासूसों को अब समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। व्हाइट हाउस जल्दी सारा का सारा माजरा दुनिया भर की मीडिया को बता देता है, जिससे जर्मनी का खूब मजाक उड़ाया और उनकी कमजोरी भी उजागर हो गई। 1917 में अमेरिका ने सीधे वर्ल्ड वॉर के रूप में उसमें कदम रखा, जिसके लिए एल्बर्ट खुद को जिम्मेदार तो नहीं मान पाए, पर जासूसी वाले कांड के चलते अमेरिकी पब्लिक के मन में जर्मनी के खिलाफ बहुत गुस्सा भर गया। सो याद रखिएगा कि आपकी गलती कितनी बड़ी क्यों ना हो, इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उसे वर्ल्ड वॉर जैसी लड़ाई का रुख बदलने में मदद मिल जाए। चौकोर खिड़कियां पुराने ज़माने के लोगों के लिए हवा में उड़ना किसी सपने से कम नहीं था। भले ही आज हम भीड़ भाड़ वाली फ्लाइट में सफ़र करना पड़ता हो हमको, वो भी रोते हुए बच्चे की बगल वाली सीट पर बैठकर, लेकिन फ्लाइट्स के शुरुआती दिन काफ़ी अच्छे थे। 1950 में हेविलैंड के नए कॉमेट प्लेन का सफ़र काफ़ी एक्साइटिंग माना जाता था। ये दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल जेट प्लेन था, जो कि अपनी इनोवेटिव डिज़ाइन और 4 बड़े घोस्ट टर्बोजेट इंजन के लिए जाना जाता था। 1949 में इस प्लेन की टेस्ट फ्लाइट सफल साबित हुई। 1952 में इसने दुनिया भर में सवारियां ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन लॉन्च के महज 1 साल के बाद होने वाले हादसे में एक कॉमेट प्लेन क्रैश हो गया, जो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा झटका था। 1950 के दशक में अमेरिकी एयरलाइंस ने हर साल लगभग आधा दर्जन प्लेन क्रैश हुआ करते थे, जो कि हज़ारों फ्लाइट्स का ट्रैफिक देखते हुए बहुत ही दुखद बात है। इसके बाद जल्दी एक दूसरा कॉमेट प्लेन भी बीच हवा में टूटकर बिखर गया। सिर्फ 2 साल के समय में 3 कॉमेट प्लेन क्रैश हो चुके थे, जिनमें 89 यात्रियों की जान चली गई थी। और जब 2 साल में 3 प्लेन क्रैश हो जाए तो जाहिर है महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ थी। और कई इंक्वायरीज के बाद पता चला मामला असल में था क्या। पहले आप कॉमेट प्लेन और आज के एयरबेस की तस्वीरों के साथ देखिए, कोई फर्क दिखा? गौर से देखिए, आप पाएंगे कि एयरबस की खिड़कियां गोल शेप की हैं, वहीं कॉमेट प्लेन की सारी खिड़कियां चौकर शेप की हैं। व्हीकल इंजीनियर्स का मानना है कि कोण वाले कोनों पर तनाव ज्यादा पड़ता है, और जब किसी चीज पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वह ऐसे ही कोनों से टूट जाती है, चटक जाती है। समझने के लिए टोब्लेरोन चॉकलेट इमेजिन कीजिए। चॉकलेट हमेशा वहीं से टूटती है जहां उसके 2 कोण आपस में मिलते हैं। कॉमेट के फ्यूजलाज पर बनी चौकोर कोनों वाली खिड़कियां प्रेशर के प्रति कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव थी। आखिरकार ये खिड़कियां 450 मील प्रति घंटे की जबरदस्त स्पीड से उड़ रहे प्लेन में सबसे बाहर की तरफ होती हैं। कुछ फ्लाइट्स के चौकोर कोनों वाली खिड़कियां कमजोर पड़ गई, जहां गोल खिड़कियां वैसी मजबूत नहीं बनी रहती। सोचकर बड़ा दुख होता है, एक छोटी सी डिजाइन चॉइस के चलते इतने सारे लोगों की जान चली गई। डी हैविलैंड ने अपने प्लेन्स को फिर से डिजाइन किया और अब तक के किसी भी प्लेन में चौकोर खिड़कियां नहीं बनाई। आज दुनिया का अंतिम कॉमेट प्लेन सेवा मुक्त कर दिया गया, जो अब एक एयर हैंगर में म्यूजियम बन चुका है। उम्मीद है उस हैंगर की खिड़कियां चौकोर नहीं होंगी, वरना ये म्यूजियम में भी नहीं बचा रहेगा। एक ढीली पेंच। अंतरिक्ष पे काबू पाना एक ऐसा सपना जो दुनिया भर के इंसानों को एकजुट कर देता है। अगर हम सारे इंसान मिल जाएं तो एक दिन नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, असल में ये सिर्फ एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए होता है। 50 और 60 के दशक में सोवियत संघ और यूएसए के बीच चांद पर पहले पहुंचने की होड़ लगी थी, और जैसा कि यूट्यूब का कमेंट सेक्शन देखकर आप समझ गए होंगे, सबसे पहला हमेशा बेस्ट होता है। अक्टूबर 1957 में सोवियत संघ स्पुतनिक लॉन्च करने के साथ अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ने वाला पहला देश बना, और उसके महज 1 महीने के बाद किसी जिंदा प्राणी को अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया। रेस्ट इन पीस लाइका, तुम्हें दुनिया याद रखेगी। लेकिन कुछ सालों के बाद ही अमेरिकियों ने भी बढ़त बनानी शुरू कर दी। 1962 में यूएस ने सैटर्न 5 प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसके बारे में उनका मानना था कि ये इंसान को चांद पर ले जाएगा। हार ना मानते हुए सोवियत वालों ने वैसा करने के लिए N1 रॉकेट के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का काम तुरंत शुरू कर दिया। 3 जुलाई 1969 को शानदार ढंग से लॉन्च किए जाने से पहले प्रोजेक्ट काफी कठिनाइयों से गुजर रहा था। फिर लॉन्च होते ही उतने ही शानदार तरीके से तबाह होकर जमीन पर आ गिरा। ये घटना काफी बड़ी त्रासदी थी, जिसमें रॉकेट पर सवार सभी एस्ट्रोनॉट्स की जान चली गई और सोवियत वालों का हौसला एकदम से टूट
टूट गया। N1 में होने वाले विस्फोट से उठने वाली आग का गोला उस समय परमाणु बम के अलावा दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा मानव निर्मित विस्फोट था। इस आपदा ने सोवियत को आर्थिक और विश्व मंच दोनों ही क्षेत्रों पर कई साल पीछे धकेल दिया। मामले को बदतर बनाते हुए अमेरिका का सैटर्न 5 शटल 13 दिन के बाद 16 जुलाई 1969 को एकदम सही सलामत लॉन्च हो गया। अमेरिका ने इंसान को चांद पर पहुंचा दिया और जब हमेशा के लिए इतिहास में ये दर्ज हो गया। लेकिन समझो अमेरिका की किस्मत थी कि वो ये रेस जीत गया, क्योंकि इतिहास को बदल के रख देने वाला ये विनाशकारी विस्फोट महज ढीले पेंच की वजह से हुआ था। पता चला कि लॉन्च के कुछ ही समय बाद N1 का एक ढीला पेंच उखड़कर फ्यूल पंप में जा घुसा। पंप में पहुंचते ही पेंच जबरदस्त रफ्तार के साथ इधर उधर टकराने लगा, जिससे ईंधन का फ्लो रुक गया और आग का एक बड़ा सा गोला दग गया। अगर वो एक छोटी सी चूक ना होती तो आज हम सोवियत झंडे को चांद पर हमेशा के लिए जमा हुआ देख रहे होते भाई। एक चूक बनी टाइटैनिक का अंत। टाइटैनिक की कहानी तो हम सब जानते हैं। कथित तौर पर न डूब सकने वाली एक क्रूज शिप को अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकराने के बाद बर्फीले पानी में समा गया और उसके साथ 1500 यात्री भी। इस आपदा के सटीक कारण को दशकों से परखा जा रहा है, खास करके जेम्स कैमरून द्वारा। और कसूर की एक उंगली हमेशा ही एक तरफ उठती है, जो है फ्रेंड फ्लीट। उनका काम था टाइटैनिक के आगे के रास्ते की निगरानी करना और रास्ते में आने वाली अड़चनों से क्रू को सचेत करना। जाहिर है वो अपने काम में बड़ा ढीले रहे होंगे, तभी इतना बड़ा आइसबर्ग नहीं देख पाए, है ना। टाइटैनिक के ज्यादातर मामलों की तरह है ये मामला भी उससे कहीं ज्यादा जटिल है जितना ये शुरू में लगता है। टाइटैनिक के रवाना होने के कुछ ही समय पहले क्रूज के आला अफसरों ने फैसला किया कि जाने माने सी कैप्टन हेनरी वाइल्ड ही क्रू का नेतृत्व करेंगे। वाइल्ड इतने सीनियर थे कि उन्हें क्रू में फिट करने के लिए क्रू के बाकी अफसरों को एक रैंक नीचा करना पड़ा। यहाँ से डेविड ब्लेयर का रोल कहानी में बहुत अहम हो जाता है। ब्लेयर भी एक बहुत ही अनुभवी कैप्टन थे, लेकिन वाइल्ड की तरह उन्हें क्रू में रखने की जिद नहीं की गई। लॉजिक ये था कि बाकी अधिकारियों की तरह ब्लेयर भी एक रैंक नीचे ले जाना उनके लिए अपमानजनक होगा, सो उन्हें क्रू में शामिल ही नहीं किया गया। वैसे भी शिप पर वाइल्ड के होते हुए ब्लेयर की कोई खास जरूरत नहीं थी। यहीं पर एक बहुत बड़ी लेकिन छोटी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। वाइल्ड को जहाज की कमान सौंपते वक्त ब्लेयर उन्हें एक छोटी लेकिन बहुत ही जरूरी चीज देना भूल गए, और वो थी एक चाबी। असल में छोटी चाबी जहाज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉकर को लेकर थी। ऐसा क्या था उस लॉकर में? फ्रेट फ्लीट की दूरबीन। इस बदकिस्मत इत्तेफाक के चलते फ्लीट को उस रात अपनी दूरबीन के बिना ही काम करना पड़ा, जिसकी वजह से वो जहाज के ज्यादा कुछ आसपास देख नहीं पा रहे थे और जब तक वे आइसबर्ग को देख पाते बड़ी देर हो गई। फ्लीट इस हादसे से तो बच गए, लेकिन जिंदगी भर अपराध बोझ से ग्रसित रहे। उन्होंने सीनेट के सामने गवाही दी कि वो यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर उस रात उनके पास दूरबीन होती तो यह हादसा नहीं हो पाता। बाद में जब वो चाबी बरामद हुई तो 2007 में एक नीलामी में 90,000 पाउंड में बेची गई, जो कि आज के हिसाब से लगभग $2 लाख के बराबर है। सोचिए जरा, एक ऐसी चीज जिसका जहाज डूबने से पहले कोई कीमत नहीं रही होगी। हाँ। सुट्टा मारना पड़ा भारी। ये अगली कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिगरेट पीने के खतरों से जुड़ी हुई है। नहीं, मैं फेफड़े खराब होने, लत लगने या किसी दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम की नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी डैमेज की बात कर रहा हूँ। कहानी शुरू होती है एक यूक्रेन के छोटे से गांव से, जिसका नाम बड़ा आसान है, नोवोबोदानिवका। आसान था ना? वैसे ये गांव अपने आप में बहुत ही छोटी और मामूली सी जगह थी, पर फिर भी इसने एक बड़ा राज छिपाया हुआ था। नोवोबोदानिवका की सुंदर पहाड़ियों में युद्ध सामग्री का एक गोदाम स्थित था, जिसमें 92,000 टन बारूद का भंडार था। भंडार में ऐसे हथियार और गोला बारूद शामिल थे जिनकी यूक्रेन को अब कोई खास जरूरत नहीं थी। 90 के दशक में सोवियत संघ का पतन होने के बाद ये सामान बस यहाँ पर जमा हो रहा था। फिर भी सामान काफी कीमती था, जिसकी निगरानी के लिए गार्ड लगाए गए थे। एक नीरस धूसर इमारत को घंटों तक देखना बड़ा ही बोरिंग काम है, सो उन्होंने वही किया जो ज्यादातर यूरोपियंस बोरियत मिटाने के लिए करते हैं, स्मोकिंग। आगे क्या हुआ ये पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन एक विवरण के मुताबिक किसी गार्ड ने स्मोकिंग एरिया की डस्टबिन में बर्गर किंग का एक गंदा सा रैप भर दिया। सैनिकों ने जब सिगरेट पीकर उसकी बट एस्ट्रे में डाली तो स्मोकिंग एरिया में एक बदबू सी आने लगी। सो गार्ड्स ने स्मोकिंग एरिया से बाहर निकलकर सिगरेट पीने का फैसला किया। वहां पहुंचने की वजह कुछ भी रही हो, एक गार्ड ने गलती से सिगरेट गिरा दी या उसे गलत जगह पर उछाल दिया, सो मच गई भैया तबाही। बताने की जरूरत नहीं कि अगर ढेर सारा बारूद एक साथ रखा जाए तो एक बार आग लगने के बाद उसे बुझा पाना लगभग असंभव हो जाता है। पहले धमाके के बाद एक दूसरा विस्फोट हुआ, जिससे भंडार में आग लग गई, जिसके बाद विस्फोटक पर विस्फोटक फटने लगे। एक के बाद एक लगातार होते विस्फोटों की वजह से हादसे में सुरक्षित रूप से निपटना असंभव लग रहा था। धमाके कुल मिलाकर 8 दिन तक चलते रहे, जिसका असर 150 वर्ग मील से ज्यादा इलाके में महसूस हुआ। कई लोगों की जानें गई, कई घायल हुए और 35,000 लोगों को इलाका खाली करना पड़ा। कुल मिलाकर $45 करोड़ का नुकसान हुआ। कई वर्षों के बाद यूक्रेन ने बालाक्लेया में स्थित एक दूसरे हथियार डिपो में भी एक ऐसी भयानक तबाही का मंजर देखा। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि उस घटना के लिए किसी भी स्मोकर ही जिम्मेदार थे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे जरा भी आश्चर्य तो नहीं होगा। बेतुकी लाइट। क्या आप कभी बेतुके डिजाइन वाली चीजें देखकर कंफ्यूज हुए, जैसे कि बिना हैंडल वाला पुल डोर या पहुंच से दूर लगा हुआ सॉकेट? लेकिन मामला और भी ज्यादा गंभीर हो सकता था। कम से कम खराब डिजाइन के इन एग्जांपल्स की वजह से कोई परमाणु दुर्घटना तो नहीं हुई। 28 मार्च 1979 वाले दिन मिडलटन पेंसिल्वेनिया के पास स्थित 3 माइल आइलैंड नामक एक छोटा सा टापू एक समस्या से गुजर रहा था। असल में इस साधारण से टापू पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थित था, जो कि उस दिन अपनी लिमिट से ज्यादा गर्म होने की कगार पर था। किसी पुर्जे की गड़बड़ी की वजह से प्लांट के पंप रिएक्टर के कोर को ठंडा करने वाले स्टीम जनरेटर तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे थे।
सौभाग्य से इस मुसीबत का हल बड़ा ही आसान था, महज एक वाल्व को बंद करना। बंद होने पर यह वाल्व एक इमरजेंसी स्टॉप गैस की तरह काम करते हुए रिएक्टर को हद से ज्यादा गर्म होने से बचाता है और इसे सिर्फ एक बटन दबाकर एक्टिवेट किया जा सकता है। तो फिर दिक्कत क्या थी? जवाब है खराब डिजाइन। असल में वाल्व के ऊपर एक छोटी सी लाइट लगी हुई थी जो वाल्व का स्टेटस दिखाती थी। प्लांट में हर किसी को लगा कि स्विच दबाने के बाद लाइट जलने का मतलब था वाल्व बंद हो चुका है और संकट टल गया, पर ऐसा नहीं था। असल में वो लाइट जलने का मतलब था कि बटन दबाया गया है, ना कि वाल्व बंद हो चुका है। यानी जिस वक्त वर्कर्स राहत की सांस ले रहे थे उस वक्त उन्हें हल निकालने की मेहनत में जुट जाना चाहिए था। अगर प्लांट में मौजूद स्टाफ की बात करें तो वो कोई दूसरा उपाय ढूंढ रहे थे या बटन पहले दबा दिया होता, है ना। चूंकि उस लाइट का मतलब ही नहीं पता था, सो रिएक्टर अपनी लिमिट से ज्यादा गर्म होकर पिघलना शुरू हो गया। ये हादसा आज भी अमेरिकी परमाणु इतिहास की सबसे भयानक त्रासदी माना जाता है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को अपना घर खाली करना पड़ा। संयंत्र को और आसपास के पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचा, लेकिन खुशकिस्मती से प्लांट के स्टाफ पर मामूली असर पड़ा। इलाके की साफ सफाई करने में 12 साल का वक्त लगा और 97.3 करोड़ डॉलर की लागत आई, सिर्फ इसलिए क्योंकि डिजाइनर को लगा कि वॉल्व बंद करने वाले बटन को दबाती लाइट का ऑन हो जाना सही रहेगा। हीरो बनती पड़ी भारी। आज से लगभग 2200 साल पहले लड़े जाने वाले तीनों युद्ध के दौरान प्राचीन रोम अपने अब तक के सबसे कठिन दुश्मन का मुकाबला कर रहा था। उत्तरी अफ्रीका में स्थित कार्थेज नाम का साम्राज्य। कार्थेज को इतना भयानक बनाने वाली चीज थी उनके महान सेनापति और इतिहास के सबसे दिलेर लोगों में गिने जाने वाले हैनिबल बारका। हैनिबल ने रोम के खिलाफ काफी बड़ी जीत हासिल की, जिनमें कैनी की लड़ाई भी शामिल थी, जिसे रणनीतिक रूप से इतिहास की सबसे शानदार जीत के साथ साथ रोम की सबसे बड़ी हार के रूप में भी देखा जाता था। रोम वासियों में कार्थेज का ऐसा खौफ समाया था कि कुछ राजनेता अपने हर भाषण का खात्मा कार्थेज को तबाह करने की प्रतिज्ञा के साथ करते थे। भले ही उनके भाषण का टॉपिक कोई एकदम अलग चीज रही हो और रोम ने कार्थेज की सेना को आखिरकार नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन हैनिबल की हार आखिर युद्ध में कैसे हुई, ये इतिहास का बहुत बड़ा राज है। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी के मुताबिक भले ही हैनिबल की कुछ लड़ाइयां जीती हों, उसके पास रोम की राजधानी पर हमला करने लायक संख्या में आपूर्ति और आदमी नहीं थे। इससे रोम को फिर से संगठित होने और युद्ध को अंतिम रूप जीतने का मौका मिला। हैनिबल इतने आदमी लेकर आखिर क्यों चल रहा था? असल में युद्ध के दौरान हैनिबल ने अपनी सेना के साथ एल्प्स पहाड़ियों को पार करने का फैसला किया। ये एक बेहद ही कठिन और पागलपन से लबरेज रूट था, क्योंकि हैनिबल की सेना में बहुत सारे जंगी हाथी भी शामिल थे। एक किस्से के मुताबिक अपने सैनिकों में आगे बढ़ते रहने का जोश भरने के लिए हैनिबल ने एक जोशीला भाषण दिया, जिसका समापन उन्होंने अपनी लाठी को बड़ी नाटकीय ढंग से बर्फ पर मारते हुए किया। इससे एक बड़ा हिमस्खलन शुरू हो गया और उनकी सेना का एक तिहाई हिस्सा बर्फ में जिंदा दफन हो गया। कुछ दावों के मुताबिक इस घटना में लगभग 18,000 आदमी और हाथी मारे गए। अगर ये सच है तो साफ तौर पर समझ आता है कि हैनिबल के पास रोम का कब्जा करने के लिए जरूरी संख्या बल आखिरकार क्यों नहीं था। रोम की इस जीत ने उसे शास्त्रीय युग की प्रमुख महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। उस दिन अगर कार्थेज जीत गया होता तो दुनिया बहुत ही अलग नजर आती भाई। आज की कई भाषाएं लैटिन के बजाय फोनिशियन पर आधारित होती हैं, यानी इंग्लिश अल्फाबेट इस तरह नजर आती है और हम किटी जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। क्या इसका उच्चारण ऐसे ही किया जाएगा? लिपकी, सही है ना? नहीं, रोम हारता तो होली रोमन साम्राज्य भी ना होता और ना ही शायद ईसाई धर्म, क्योंकि तब रोम ने यरूशलेम को अपने कब्जे में लिया ही ना होता। ऐसी कोई दुनिया इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है ना। ये सब महज इसलिए कि जनाब हैनिबल बर्फ पे लाठी मारकर थोड़ा सा हीरो बनना चाह रहे थे। हंसन का भूकंप। साल 1995 एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल था। उस साल विंडोज ने एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किया जो दुनिया भर में हावी होने वाला था। माइकल जॉर्डन ने बास्केटबॉल में शानदार वापसी की और गोरिल्लास को डायमंड लेजर से शूट करने वाली एक फिल्म भी आई, जो कि ना जाने कैसे हिट हो गई। लेकिन जापान में ये साल एक भयानक हादसे के लिए याद किया जाता है, जो कि हंसन का भूकंप 7.3 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप 17 जनवरी की सुबह आया। 5,500 से 6,500 लोगों की जान लेने के अलावा इसने 200 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी तबाह कर दी। वैसे तो इस हादसे को टाला नहीं जा सकता, पर कुछ जगहों पर नुकसान को कम किया जा सकता था, जैसे कि कोबे रूट। ये कोबे और ओसाका शहर को जोड़ने वाला मेन रास्ता है, जिस पर हंसन एक्सप्रेसवे स्थित है। 1966 में निर्मित इस नेटवर्क को भूकंप के झटके झेलने के सक्षम माना जाता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पुल ढह गया। पर क्यों? पुल के पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इसकी शेयर कैपेसिटी के साथ साथ हुप एंकरेज भी कम था। सीधे शब्दों में कहूं तो एंकरेज का काम होता है स्ट्रक्चर को कंक्रीट से जोड़े रखना, जबकि शेयर कैपेसिटी किसी स्ट्रक्चर के खुद पर फिसलने का विरोध करने की क्षमता को कहते हैं। दोनों में से किसी का भी चूक होना घातक साबित होता है और कथित तौर पर भूकंप झेलने के लिए डिजाइन किए गए किसी स्ट्रक्चर में दोनों का कम होना मौत को दावत देने जैसा है। भूकंप के महज 20 सेकंड में ही पुल झुककर पूरी तरह से लेट गया। पुल इतनी बुरी तरह से टूट गया कि इसे एकदम नए सिरे से दोबारा बनाना पड़ा, जिसमें $4.6 बिलियन का खर्चा आया। यह किस्सा साबित करता है कि सिविल इंजीनियरिंग के मामले में हर चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। उसे परफेक्ट बनाए रखने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए नीदरलैंड के विटेस में स्थित इस फुटबॉल स्टेडियम को ले लीजिए। 2021 में जब फैंस अपनी जीत की खुशी मनाकर उछल रहे थे तो फिर ये हो गया।
चमत्कारिक रूप से इस हादसे में किसी को भी जरा भी चोट नहीं, जहां फैंस ने इस बात को हंसते हुए टाल दिया कि वो शहर के मेयर ह्यूबर्ट बुल्स को इसमें हंसने जैसा कुछ भी नहीं लग रहा था, क्योंकि जाहिर है दुर्घटना बहुत गंभीर हो सकती थी। जांच हादसे में कोई खास वजह तो सामने नहीं है, लेकिन पता चला कि 1930 के दशक में बनाए गए इस स्टेडियम की उसके बाद से कभी मरम्मत नहीं गई। और अगर आप अमेरिका में बैठकर यूरोपियंस और जापानी इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत पर हंस रहे हैं तो जरा सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका का 25% इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में पूरी तरह बेकार हो जाएगा, जिसके नतीजे बहुत ही भयावह हो सकते हैं। यकीन ना तो 2010 में इस मेट्रोडोम के गिरने की क्लिप देख लीजिए। बाप रे! आपने अभी जो देखा वो असल में छत को चीर कर गिरती हुई ढेर सारी बर्फ थी। मिनेसोटा के इस स्टेडियम की छत में टेफ्लॉन कोटेड फाइबर ग्लास की एक आउटर लेयर लगी हुई है, जिसके नीचे मौजूद फैब्रिक का एक अंदरूनी लेयर स्ट्रक्चर छत की तरह काम कर रहा है। छत अपने आप में काफी मजबूत थी, जिसका वजन 5,80,000 पाउंड था। गड़बड़ी असल में फैब्रिक में थी। अगर किसी कमजोर फैब्रिक पे उचित प्रेशर डाला जाए तो उसमें मौजूद एक छोटा सा छेद तबाही मचा सकता है। और छत पर लदी बहुत सारी बर्फ ने जबरदस्त प्रेशर डाल दिया। किसी फटी हुई चादर की तरह कपड़े में मौजूद छोटे छोटे छेद बर्फ के वजन के तले बड़े हो गए और अंत में पूरी तरह धड़ाम हो गई बर्फ। सोचिए अगर कोई टीम नीचे प्रैक्टिस कर रही होती तो खिलाड़ियों को स्कीइंग करना पड़ जाती। आइए हंसिन, मिनेसोटा और विटेसे जैसे से सबक ले लेते हैं और ये कि काम को अच्छी तरह से जांचें, कुछ सालों में दोबारा जांच करते रहें। बिल्डिंग की टांग बनी खतरनाक। पैर बड़े काम की चीज होते हैं, वे आपको इधर उधर घुमाते हैं, दरवाजे में टांग अड़ाने देते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को छेड़ने वालों को गोल लात घुमाकर भी मारने देते हैं। क्या बात है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए टांगें खतरनाक हो सकती हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग। वैसे भी उन्हें अगर इधर उधर घूमने या राउंड किक मारने की जरूरत नहीं पड़ती। 1970 में सिटी कॉप ने एक अपनी नई फैंसी बिल्डिंग का अनावरण किया, जिसे सिटी कॉप सेंटर नाम से जाना जाता है। इसमें एक नुकीली छत और लंबे खंभों के साथ बेहद स्मूथ फिनिशिंग वाला एक मॉडर्न डिजाइन था, जिसके चलते पूरी होने के बाद ये बिल्डिंग न्यूयॉर्क शहर की एक आकर्षण सा बन गई। लेकिन शानदार डिजाइन वाली इस इमारत की एक बड़ी कमजोरी थी तेज हवाएं। जमीन से 918 फीट की ऊंचाई पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, क्योंकि वहां उनका रास्ता रोकने के लिए पेड़ या बिल्डिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। आर्किटेक्चर स्टूडेंट डाइएन हार्टली ने गौर किया कि बिल्डिंग का यूनिक शेप इसे तेज रफ्तार वाली हवाओं के सामने कमजोर बनाता है, जो बिल्डिंग के लिए घातक साबित हो सकती है। डाइएन ने यह बात बिल्डिंग के डिजाइनर विलियम लेमेसुरियर को बताई। विलियम को जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने तेज हवाओं की वजह से इमारत के साइड वाले हिस्से पर पड़ने वाले दबाव को कैलकुलेट किया, लेकिन नीचे से पड़ने वाले दबाव के बारे में कुछ नहीं सोचा। सघन रिसर्च से विलियम ने पता लगाया कि उनकी बिल्डिंग को गिराने की ताकत रखने वाला तूफान लगभग हर 55 सालों में एक बार जरूर आता है। और खतरनाक बात तो ये थी कि अपनी टांगों के चलते ये बिल्डिंग अंदर की तरफ नहीं बल्कि साइड में दूसरी बिल्डिंग्स के ऊपर गिरेगी और वो भी तबाही मचाएगी। मामला काफी पेचीदा है, आगे और भी पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि डायन और विलियम को ये बात तूफान इलाके न्यूयॉर्क में आने से ठीक पहले पता चली। विलियम फौरन हरकत में आए। उन्होंने एनवाईपीडी के साथ बिल्डिंग खाली कराने का प्लान बनाया और रेड क्रॉस के 2500 सदस्यों को आपदा के लिए तैयार रहने के लिए कहा। रेड क्रॉस सदस्य स्टैंड बाय पर थे। उन्होंने इंजीनियर्स की एक टीम के साथ मिलकर समस्या का हल निकालने के लिए 3 महीनों तक लगातार रात दिन काम किया। लोगों में हड़कंप फैलने से बचने के लिए टीम ने चोरी छिपे काम करते हुए बिल्डिंग के सभी खंभों को स्टील की 2 इंच मोटी प्लेट से ढक दिया, जिससे उनका लचीलापन बढ़ गया। वे इतने खुफिया अंदाज में काम करते थे कि बिल्डिंग में रहने वालों तक इसकी भनक नहीं लग पाई। डायन की सूझबूझ, विलियम का अपनी गलती सुधारने का सख्त जज्बा और उन इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत के कारण मुसीबत आखिरकार टल गई। सच तो यह कि इसका खुलासा सिर्फ इस वजह से हुआ कि उनमें से एक इंजीनियर ने वर्षों बाद एक पार्टी में इसके बारे में बात की, क्योंकि जाहिर है कि ये डींगे हाँकने में एक बढ़िया पॉइंट था। हालांकि इस छोटी सी गलती का भयानक परिणाम टल गया। मुझे लगता है कि हमें वीडियो के आखिर में आपको गुड न्यूज देनी चाहिए थी, है ना? मुझ पर मुकदमा मत कर देना मेरे भाई। इन गलतियों के अंजाम तो वाकई में बड़े घातक साबित हुए भाई। क्या आपने भी कभी कोई ऐसी गलती की है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।